सो गुड मॉर्निंग गाइस। और सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आप सभी की मेहनत इस बार रंग लाए, आप सभी अपनी मंजिलों को प्राप्त कर लें। इसी कामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। 1 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास लेकर के आया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में कागयेद नृत्य महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा सिक्किम में। तो अभी सिक्किम में अभी कागयेद नृत्य महोत्सव मनाया गया, जो कि एक जीवंत बौद्ध परंपरा है जो बुराई पर विजय का प्रतीक है तथा नए वर्ष में शांति और समृद्धि का संदेश देता है। ये तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो दिसंबर में हम बात कर रहे हैं, और तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन सिक्किम में हर साल ये कागयेद नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखना है। इस पे एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में आ चुका है। एक तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एसएससी सीजीएल 2022 में ये प्रश्न आया था कि सिक्किम में मनाया जाने वाला कागयेद नृत्य महोत्सव किस महीने में आता है, तो मैंने आपको बताया दिसंबर महीने में। और इसी पे एक बार और प्रश्न एग्जाम में आया था, ये आप देख सकते हैं, DSSB एग्जाम में आया था, कागयेद नृत्य महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो उत्तर होगा सिक्किम में। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पहले सिक्किम ले चलता हूँ, फिर उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो हमने इस साल मनाए वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल इसकी गंगटोक होती है। मुख्यमंत्री है PS गोले या प्रेम सिंह तमांग इनका नाम है। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम याद रखना, ये भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था। बाईचुंग भूटिया के नाम पे फुटबॉल स्टेडियम ये यहीं पे बना है, नामची सिक्किम में। यहाँ की राजकीय मछली बनी थी कूपर महसूर, जिसे केटली भी कहते हैं। सिक्किम ने अभी ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई भी घोषित किया था। लोसांग महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। बुमचू उत्सव मनाया जाता है। इंस्पायर कार्यक्रम पे शुरू किया गया था वर्ल्ड बैंक की सहायता से। और पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था सिक्किम। अम्मा और बहिनी योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सब आपको यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मैंने आपको कहा रिवाइज कराऊंगा, तो आ जाओ। अभी अगर पूछे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने आयोजन किया। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव ये मनाया गया सिकंदराबाद तेलंगाना में। उद्घाटन किया था हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव ये एक संगीत समारोह है, इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के मैहर में। जल जागर महोत्सव मनाया गया छत्तीसगढ़ में। कर्मा पूजा फेस्टिवल ये मनाया गया झारखंड में। अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना में। लामलाई महोत्सव मणिपुर। कटी बिहू महोत्सव असम में। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। और मेरा होऊ चोंगबा उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। तो ये भी ध्यान में रखना, अभी ये लेटेस्ट ही है सारे के सारे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है, तो आंसर होगा स्टम्प्ड। तो भारत के 1983 वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर सैयद किरमानी ने अभी ऑटोबायोग्राफी अपनी लॉन्च की है, और इसका नाम है स्टम्प्ड। इसमें इन्होंने अपने जीवन और क्रिकेट करियर के बारे में बताया है। और सैयद किरमानी के साथ देबाशीष सेन गुप्ता और दक्षेश पाठक ने इसे लिखा है, वो इसके ऑथर हैं। तो विकेट कीपर किरपानी ये भारत के लिए 88 टेस्ट और 49 वनडे मैचेस खेल चुके हैं। अच्छा देखो, जब भी इस तरह का ऑटोबायोग्राफी वाला क्वेश्चन आता है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज रिवाइज कराता हूँ जो न्यूज़ में रही। लेकिन आज ये किसी क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो मैं जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उन्हीं की इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज आपको रिवाइज कराता हूँ। देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अंशुमान गायकवाड़ की आई थी गट्स एमिड डस्ट ब्लड बाथ नाम से। सुरेश रैना की बिलीव। R अश्विन आई हैव स्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये तो इसी साल आई थी और एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। शेन वॉन की नो स्पिन है। सौरव गांगुली की अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये SSC में पूछा गया था। और शाहिद अफरीदी की गेम चेंजर है। VVS लक्ष्मण की भी एग्जाम में आ चुकी है। 281 एंड बियॉन्ड। संजय माजरेकर की इम्परफेक्ट है। क्रिस गेल की है 6 मशीन। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। रिकी पॉन्टिंग की पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। एंड्रयू फिंटॉफ सेकंड इनिंग। राहुल द्रविड़ की अ नाइस गाय वो फिनिश्ड फर्स्ट। और सुनील गावस्कर की है सनी डेज। तो ये 16 इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफीज आपको याद होनी चाहिए। ये तो मैंने 2 यहाँ पे लिख दी है जो एग्जाम में पूछी गई है, और भी कई सारी एग्जाम में आ चुकी है, तो ध्यान रखना। और आज हमने कौन सी पढ़ी, सैयद किरमानी की, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम स्टम्प्ड है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो अभी आईआईटी बॉम्बे ने एक ऐसी सिरिंज तैयार की है जिसमें सुई की बजाय शॉक वेव का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो उन स्टूडेंट्स के या कहूँ कि उन लोगों के लिए बहुत राहत की बात होगी जिन्हें इंजेक्शन लगाने से डर लगता है। सुई लगने से पहले उनकी चीख निकल जाती है। चिंता मत करो, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो अब इस सुई रहित शॉक सिरिंज से इंजेक्शन लगाने पे आपको दर्द नहीं होगा और जो उसमें दवा होती है वो भी हमारे शहर और जो सुई के अंदर जो दवा होती है इंजेक्शन के अंदर वो भी हमारे शरीर में पहुंच जाएगी बिना दर्द के। इसमें उच्च ऊर्जा दबाव तरंगों यानी कि शॉक वेव्स का उपयोग होगा जो स्किन की परतों को साउंड की स्पीड से भी तेज गति से भेदती है और जो दवा है उसको अंदर इंजेक्ट कर देगी। इसमें सुई के बिना भी इंजेक्शन की दवा शरीर में पहुंच जाती है। तो कौन से आईआईटी ने इसको डेवलप किया है? याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे ने। कुछ और आईआईटीज अभी न्यूज़ में रहे और मैंने आपको 2-3 बार रिवाइज भी करवाए हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया था। भारत के बाहर पहला आईआईटी खोला है आईआईटी मद्रास ने। कहाँ पे? तंजानिया में। और वहाँ पे पहली महिला डायरेक्टर बनाई प्रीति अगलायम को। किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी जम्मू, इसने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया। आईआईटी खड़गपुर, सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए। आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 आई थी, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा। भारत और इजराइल ने मिलकर राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी को स्थापित किया आईआईटी मद्रास में। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया गया आईआईटी इंदौर की सहायता से। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए आत्मन नाम से एक्सीलेंस सेंटर किसने शुरू किया? आईआईटी कानपुर। सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 जो आई थी आईआईटी दिल्ली के द्वारा और इसमें बताया सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु वाला शीर्ष राज्य तमिलनाडु है। डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद ये डेवलप करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया था। अभेद का फुल फॉर्म होता है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। और आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोलने की घोषणा की? दुबई में। और एमोलेड डिस्प्ले के बारे में भी हमने 2-4 दिन पहले ही पढ़ा कि एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया? खोला गया आईआईटी मद्रास में। एमोलेड का मतलब हो गया एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। फुल फॉर्म भी याद रखा करो, फुल फॉर्म से भी प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आईआईटीज रिवाइज करें, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिष्ठान मराठा योद्धा को श्रद्धांजलि और भारत की मजबूत सीमा सुरक्षा का प्रतीक है। और इस प्रतिमा का अनावरण 14वीं कोर के कमांडर जनरल हितेश भल्ला के द्वारा किया गया। इसे फायर एंड फ्यूरी कोर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आपको याद होगा मोदी जी ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची एक स्टैच्यू का उद्घाटन किया था मुंबई के सिंधुदुर्ग जिले में। आपको याद होगा। और ये चर्चा में क्यों आई थी? क्योंकि आंधी तूफान आने से ही गिर गई थी और टूट गई थी। ठीक है, तो वो भी याद रखना पॉइंट। और छत्रपति शिवाजी महाराज आप जानते हो मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने और भारतीय नौसेना का जनक इन्हीं को माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और स्टैच्यूज जो न्यूज में रही वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और ये प्रश्न वो हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। मैं आपको शो करता हूं। पहले एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया था कि हैदराबाद में जो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जो मूर्ति है जिसका नाम है ये स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, ये किसकी है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर करने की कोशिश करिए। अभी कुछ समय बाद ही मैं आपको बताऊंगा इनके आंसर। जो मैं आपको शीट में रिवाइज कराता हूं ना हमेशा, वहीं पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और एक और प्रश्न देखो, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 में आया ये विश्वास स्वरूपम स्टैच्यू ऑफ बिलीव, ये किसकी स्टैच्यू है? बाकी चलो हमेशा की तरह जो स्टैच्यूज अभी न्यूज में रही वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो एक तो याद रखना, पीयूष गोयल जी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत के पहले वित्त मंत्री जिनका नाम है आर.के. षणमुखम चेट्टी, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। यहाँ से एक स्टैटिक आपका कवर हो जाएगा कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया डॉक्टर विमल पटेल ने। तेलंगाना के हैदराबाद में अंबेडकर जी की 125 फुट ऊंची स्टैचू लगाई गई थी, वास्तुकार रामवी सुतार है। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में ये लगाई गई कंपेगौड़ा जी की स्टैचू 108 फुट ऊंची है। भगवान शिव जी की जो स्टैचू है राजस्थान के नाथ द्वारा में लगाई गई 112 मीटर ऊंची है और इसी का नाम है स्टैचू ऑफ बिलीव, विश्वास स्वरूपम।
जो भी एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बी आर अम्बेडकर जी की महाराष्ट्र के लातूर में लगी थी, 70 फुट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में लगाई गई थी, संत रामानुजाचार्य जी की है, 216 फुट ऊंची है। ये प्रश्न अभी जो एग्जाम में पूछा गया था उसका उत्तर है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें, सरदार पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू, ये आपको मिलेगी केवड़िया गुजरात में, 182 मीटर ऊंची है। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा लगाई गई थी नई दिल्ली में, 28 फुट ऊंची है, राधा कृष्णन जी ने बनाया। और मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में 108 फुट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की स्टैच्यू लगाई गई, समानता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस कहते हैं। भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची स्टैच्यू लगाई गई थी अमेरिका के मैरीलैंड में, 19 फीट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहते हैं इसको भी। देखो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी एक तो वो हो गई जो भारत में है, ये अभी जो प्रश्न हमने देखा है एग्जाम में आया, हैदराबाद में है संत रामानुजाचार्य जी की। और एक ये भारत के बाहर है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये बी आर अम्बेडकर की है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इसके वास्तुकार हैं रामवी सुतार। अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति है उसके मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, और उसकी हाइट की अगर बात करें, मूर्ति की हाइट कितनी है, 51 इंच है। और अयोध्या मंदिर को डिजाइन किया चंद्रकांत बी सोमपुरा ने। अगर पूछे किस देश में हनुमान जी की स्टैच्यू ऑफ यूनियन ये स्थापित की गई, तो अमेरिका के टेक्सास में 90 फुट ऊंची है। असम में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, नाम है शौर्य की प्रतिमा। और ये वही है ऊपर वाला प्रश्न, तो ध्यान रखना ये सारे स्टैच्यूज इंपॉर्टेंट हमने कवर किए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है। स्पेडेक्स का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो अभी 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C60 रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म हमने देखा, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्पेडेक्स मिशन लॉन्च के साथ ही इंडिया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च करने वाला अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस मिशन में 2 सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट से लॉन्च किया गया। कौन सा रॉकेट वो हमने देख लिया, PSLV C60। और इन दोनों सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद जोड़ा गया, और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को डॉकिंग कहते हैं। ये काम काफी मुश्किल होता है जो हमने कर लिया है। और याद रखना ये पॉइंट भी कि ये जो स्पेडेक्स मिशन है इसकी जो लॉन्चिंग हुई है ये इसरो की 99 नंबर की लॉन्चिंग है। बाकी इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा बेंगलुरु में। अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजीज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और इनको अभी 2 अवार्ड मिले थे, KPP नाम्बियार पुरस्कार और वर्ल्ड स्पेस अवार्ड भी इनको मिला था। और ये सारे अवार्ड इसरो को मिले थे चंद्रयान 3 मिशन के लिए, तो इनको भी एक बार देख लेना। इनमें से एक प्रश्न तो अभी एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखें उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी इसरो ने PSLV C59 रॉकेट से किस मिशन को लॉन्च किया था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वो मिशन है, उसका उत्तर आप लोग दीजिए। ये आपका होमवर्क प्रश्न हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में देश का पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ पे बना है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री MK स्टालिन, उन्होंने अभी कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। इस ग्लास ब्रिज की लंबाई 77 मीटर है और चौड़ाई में ये 10 मीटर चौड़ा है। तो अब टूरिस्ट कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा तक पहुंच सकेंगे इस ब्रिज पर चल करके। इस प्रोजेक्ट में जो राज्य सरकार ने खर्चा किया है वो है 37 करोड़ रुपीस का। अच्छा, ये जो तिरुवल्लुर प्रतिमा है ना, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है उसी पर एक चट्टान पर स्थित है, और इस प्रतिमा का नाम रखा प्रतिमा। इसकी टोटल हाइट कितनी है? 133 फुट है। अब यहाँ पे कुछ और ब्रिजेस जो अभी न्यूज में रहे थे वो सारे मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में भी एक ग्लास स्काई वॉच ब्रिज बना था जो कि धनुष और तीर के शेप में था, तो वो भी याद रखना। वैसे अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का जो बेस वाला, कांच के तल वाला जो पुल है, ये आपको वियतनाम में मिलेगा, जिसकी लंबाई 632 मीटर है, और उस ब्रिज का नाम व्हाइट ड्रैगन है। और जो आज हमने प्रश्न में पढ़ा है ना, हमारे देश का पहला ग्लास का ब्रिज, इसकी लंबाई 77 मीटर है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे वो सारे रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले एक एग्जाम का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। ये देखो आप, बिहार टीचर के एग्जाम में 2023 में आया था ये प्रश्न कि भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल ये कहाँ पे बनाया गया? तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए।
बाकी आगे जो शीट में आपको रिवाइज कराऊंगा वही मैं इसका उत्तर आपको दे दूंगा, वहीं मिल जाएगा आपको प्रश्न का उत्तर। तो चलो फिर चलते हैं, रिवाइज करते हैं। और आप देख सकते हो जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो हम शीट रिवाइज करवाते हैं आपको, उसी में उन सभी के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए जो भी शीट हम रिवाइज कराते हैं बिल्कुल ध्यान से सुना करो। बार बार जब भी इस तरह का प्रश्न आता है मैं ये शीट आपको रिपीट कराता रहता हूँ, ताकि चीजें आपको रट जाए और एग्जाम में इतना आपको रट जाए, मतलब ऑप्शन भी देखने की जरूरत ना पड़े। फटाक से क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दिमाग में छा जाए आपके और आप आगे बढ़ जाओ। जैसे कि देखो, अब भारत का पहला सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ पे बना था? और भारत का पहला केबल रेल पुल ये है अंजी खड़ पुल, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल, याद रखना नदी पुल की मैं बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर भूपेन हजारिका या डोला सादिया ब्रिज आप कह सकते हो, असम में आपको मिलेगा। 9.15 किलोमीटर लंबा है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, देखो मैं आपको बता दूं। और दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल, ये मैंने आपको बता ही दिया, वियतनाम में है, व्हाइट ड्रैगन नाम है, 632 मीटर लंबा है। और अभी भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल ये भी बना था तमिलनाडु में ही, 570 मीटर लंबा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में, ये एक रेल ब्रिज है, चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है, 359 मीटर ऊंचाई में है और लंबाई में 1315 मीटर है। और हाँ, जो प्रश्न अभी मैंने ऊपर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न आपको बताया था, उसका उत्तर ये था, भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल ये अंजी खड़ पुल है, जो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर आपसे पूछा था। उसके अलावा याद रखना दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में आपको मिलेगा, और इस स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया, सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पे कर दिया। 1560 मीटर लंबाई में है ये प्लेटफॉर्म। उसके अलावा देश का सबसे लंबा सी ब्रिज ये अटल सेतु है, मुंबई में आपको मिलेगा, लंबाई 21.8 किलोमीटर। और मोदी जी ने अभी जम्मू में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया था, जिसका नाम है T50, लंबाई है 12.77 किलोमीटर। उसके अलावा भारत की सबसे लंबी रोड टनल ये चेनानी नाशेरी सुरंग आपको मिलेगी, जिसे अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जानते हैं, 9.2 किलोमीटर लंबी है ये। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग आप जानते हैं, उसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया, 9.02 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु कहाँ पे शुरू हुआ? गुजरात के द्वारका में, लंबाई है 2.32 किलोमीटर, ये ओखा और बेयट को जोड़ता है। मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम कामेंग जिले में सेला टनल का उद्घाटन किया था, ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। और उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज हमने देखा चित्रकूट में, तुलसी यानी कि शबरी जलप्रपात पर ये बना था, धनुष और बाण के आकार का है। और दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये बना था अभी हंगरी में, जिसकी लंबाई 800 मीटर, नाम है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। तो इस तरह से आप देखोगे 15 इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हमने यहाँ पे रिवाइज करे, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके करंट अफेयर्स में रहे थे, एक साथ मैंने आपको रिवाइज करा दिए। ध्यान रखना हर पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं क्रेक एग्जाम पे, तो आपको ये बता दूं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप पहली बार अगर यहाँ पे हो तो ज्यादा आपको मटेरियल लग रहा हो कि कंटेंट बहुत ज्यादा दे रहे हो, कैसे याद रख पाएंगे? तो एक साथ याद नहीं रखना है, मैं बार बार आपको रिपीट रिवाइज करवाता रहूंगा, तो ये ऐसे ही आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। फिर भी ये मैं आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल करवाता हूँ, सारी चीजें डिटेल्ड पीडीएफ डेली देता हूँ, फ्री में मिलती है अपनी टेलीग्राम से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बस आपसे एक सपोर्ट चाहिए, एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर करें, मुझे सपोर्ट जरूर करें मेरी मेहनत को। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अभी अगले प्रश्न की ओर, फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अभी 53वीं राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो आंसर होगा केरल ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 53rd नंबर की सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप जो अभी हुई, कहाँ पे हुई? केरल में हुई। किसने जीता? केरल ने ही जीता। किसे हराया? चंडीगढ़ को हराया। तो ये जो सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप है, ये नेशनल लेवल की हैंडबॉल चैंपियनशिप है, जिसको ऑर्गेनाइज करता है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि अभी जो इस साल 20वें नंबर की एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे हुई थी? पहले तो ये याद रखना, भारत में हुई थी, नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। उसको किसने जीता? जापान ने जीता। किसे हराया? साउथ कोरिया को हराया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी तरह का एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं, आरआरबी जेई के एग्जाम में आया था। 8वां एशियन यूथ वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था। तो वैसे तो ये जयपुर में हुआ था, उस समय ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तो इसी के बिहाफ पे मैं कह रहा हूं कि जो ये पॉइंट मैं आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये जो हैंडबॉल गेम है ना,
ये एक तरह का टीम गेम होता है, टीम होती है इसमें, और इसी पे बेस्ड एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको बताता हूँ, DSSB के एग्जाम में 2021 में आया था। क्या है प्रश्न, देखो, हैंडबॉल टीम में एक समय में जो कोर्ट होता है जहां पर ये खेलते हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उस कोर्ट पे एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आप याद रखना। इसी तरह का अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको प्रश्न करवाया था, एग्जाम का ही प्रश्न था कि एक टीम में कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें भी हमने देखा था 7 खिलाड़ी होते हैं, और याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। अब कबड्डी और हैंडबॉल को साथ साथ याद रख लो। कबड्डी तो हमने ट्रिक से याद कर लिया था, 7 खिलाड़ी होते हैं। अब कबड्डी कैसे खेलते हैं? ऐसे करते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, या हुत्तू तू 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 जो भी करते हैं, और एक दूसरे को हाथ से टच करते हैं, हाथ से फटाफट से टच करते हैं और भाग जाते हैं। ठीक है, तो हाथ मतलब हैंड से टच कर रहे हैं। तो हैंडबॉल और कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, हैंडबॉल के ऊपर एक और एग्जाम में प्रश्न आया था, ये और दिखाता हूं मैं आपको। SSC MTS 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि पहला फील्ड हैंडबॉल जो वर्ल्ड कप हुआ था ये कब हुआ था? तो उत्तर होगा इसका 1938 में। अगर मान लो पूछे कहां पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इसको जीता भी जर्मनी ने था और हराया डेनमार्क को था। ये पुरुषों का फुटबॉल था, मतलब पुरुषों का ये हैंडबॉल वर्ल्ड कप था। अगर महिलाओं में अगर आपसे पूछेंगे कि पहला फील्ड जो वुमेन्स हैंडबॉल वर्ल्ड कप है, तो वो भी याद रखना, बता दूं मैं आपको, 1949 में हुआ था। वो हंगरी में हुआ था और उसको हंगरी ने ही जीता था। तो देखो, प्रश्न आते हैं इस तरह से, तो ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन एग्जाम वाले प्रश्न मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बने कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, सही जगह पे पढ़ रहे हैं, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और इससे और कौन कौन से तरह के प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि करंट अफेयर्स तो यूट्यूब में हर कोई पढ़ा रहे हैं और आप लोग हर जगह पढ़ रहे हो, और हमारे तो कुछ भी व्यूज नहीं आते, लोगों के लाखों लाखों व्यूज आते हैं। और हमारे यहाँ बस जो भी थोड़े मुट्ठी भर स्टूडेंट्स हैं, जब हमारे साथ जुड़े हों तो आपको ये पता लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वहां से कैसे कैसे क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं और आते हैं। तो इससे क्या होगा, एग्जाम के पुराने क्वेश्चन बताने से क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होगा। और पढ़ते पढ़ते क्या होता है, करंट अफेयर्स देखो ऐसी चीजें हो सकता है बोर हो जाते हो जब मैं, लेकिन एग्जाम वाले प्रश्न डिस्कस करूंगा ना, एकदम आपका माइंड एक्टिव मोड में आ जाएगा। अरे देखें भाई साहब, कौन सा प्रश्न क्या आया, देखिए मेरे को आता ही नहीं आता। तो ये आपके अंदर एक स्पार्क का काम करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस कंपनी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए प्रमाणन पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त किया? तो आंसर होगा सेल ने। सेल मतलब जानते हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और याद रखना, इससे पहले स्टार्टिंग में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जानते थे। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, जो बड़े बड़े लाखों व्यूज वाले चैनल से वो भी नहीं बताएंगे, याद रखना। और इस पे एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, वो मैं अभी शो करूंगा आपको। चलो पहले मैं आपको दिखाई देता हूं वो प्रश्न। और ये प्रश्न RRB ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आया था। प्रश्न देख लो क्या है, सेल को पहले किस नाम से जानते थे? तो मैंने आपको बताया हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी है, एक महारत्न कंपनी आप जानते हो, जिसकी स्थापना होती है 1954 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश। और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी इसे लगातार दूसरे साल ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन पत्र सर्टिफिकेट मिला है, जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के लिए। कौन देता है ये सम्मान? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए? ये धांसू क्वेश्चन आया ना, मतलब रिपोर्ट नहीं है, मजाक है ये हमारे साथ। तो देखो रिपोर्ट क्या कहती है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू जी हैं, वो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। इनके पास टोटल संपत्ति बताई जा रही है 931 करोड़ रुपीस। अब आप कहोगे वाह, बाप रे बाप, खूब नोट छापा रहे हैं। अभी एक और झटका मिलेगा, सुनो। पहले तो ये बात कर लें, ये जानकारी किसने दी है? तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की, उसी में बताया। अब इसमें ये बताया सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, तो वो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सबसे गरीब मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनकी कुल संपत्ति सुन के आप बेहोश मत हो जाना, मात्र 15 लाख रुपए। आप कहोगे यार इनसे तो अमीर मैं ही हूं, या मेरा पड़ोसी अमीर है, मेरे रिश्तेदार अमीर है। कैसे कैसे मजाक कर रहे हो, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। वैसे इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अगर मुख्यमंत्रियों की हम कुल संपत्ति जोड़ेंगे तो वो आएगी 1630 करोड़ रुपए। और 2023-24 में जहां भारत के प्रति व्यक्ति की नेट नेशनल इनकम करीब 1,85,854 रुपए रही, वहीं एक मुख्यमंत्री की औसत एवरेज इनकम 13,64,310 रुपए है।
ये सब जो भी रिपोर्ट में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। कितना वास्तविक है कितना नहीं है इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरे स्थान पे पेमा खांडू जी हैं जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, और तीसरे पे सिद्धारमैया। ठीक है, आप देख सकते हो। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रजत वर्मा को। तो अभी रजत वर्मा को डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। वे सुरजीत सोम का स्थान लेंगे। ये अभी फरवरी में रिटायर्ड होने वाले हैं, उसके बाद नए बन जाएंगे रजत वर्मा। डीबीएस बैंक इंडिया की बात करें तो आपको याद होगा 2024 में बेस्ट बैंक फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस इंडिया का खिताब इसको मिला था। वैसे ये जो डीबीएस बैंक है ना, ये सिंगापुर का एक बैंक है और इसकी एक ब्रांच भारत में भी है जिसे कहते हैं डीबीएस बैंक इंडिया। ऑप्शन में देखो एक बार, इंपॉर्टेंट नाम है ये। संजय मल्होत्रा भी आरबीआई के नए गवर्नर बने 26वें नंबर के। शम्मी सिल्वा एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए हेड बने, श्रीलंका के हैं। और मसातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये नए अध्यक्ष होंगे। तो गाइज ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप में से कोई पहली बार यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अपने बारे में जरूर बताइएगा कि आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार देख रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अपने क्रिक एग्जाम चैनल के बारे में कैसा पता लगा, मुझे भी जान के और पढ़ के अच्छा लगता है। बाकी नए स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी वीडियोस के लिंक में मैं डायरेक्ट भेज दूंगा, तो वो आप देख पाओगे। बाकी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन में आपको करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? ये वितुल कुमार। फिर पूछा किसने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 को जीता? हेमंत मुदप्पा। और पृथ्वी के 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई काम्या कार्तिकेयन। और कौन सा देश वेव्स की मेजबानी करेगा? भारत। और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के चेयरमैन बन गए डॉक्टर संदीप शाह। और ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची जारी की, इसमें एकमात्र भारतीय इरफान खान है। लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा मेडल जीता? ब्रोंज। सबसे तेज जो 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए जसप्रीत बुमराह। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का निधन हो गया, उन्हें पद्म भूषण मिला था 2007 में। और आखिरी प्रश्न पूछा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया? अमेरिका। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था 2024 के लिए नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था? तो आंसर होगा निहोन हिंदा क्यों को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।